फिर से स्वागत है स्पेशल शो में। गठबंधन के दौर में देश की राजनीति जो करवटें बदली हैं, 3-4 दशकों बाद भी चतुराई के साथ उस बदलाव को समझने वाले बहुत ही कम नेता हैं, लेकिन कुछ हैं जो इसके माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। इनमें सबसे ऊपर किसी का अगर नाम आएगा तो वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो सहयोगी बदलते रहे लेकिन 20 सालों से बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बदलने दिया। अगर देश के नक्शे पर आप बिहार से यानी कि महाराष्ट्र यानी पूर्व से पश्चिम तक के राज्यों पर नजर दौड़ाएं तो आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी गठबंधन की राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी नजर आएंगे। शिंदे न सही, लेकिन शिंदे की पार्टी ने भी दबी जुबान में नीतीश का नाम लेकर बीजेपी से मोल भाव की कोशिश कर चुकी है। यानी मुमकिन है कि शिंदे के मन में भी नीतीश की राजनीतिक सूझबूझ को लेकर बड़ा सम्मान हो, तभी तो शिंदे एक बार फिर नीतीश बाबू की तरह कम सीटें होने के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। और इसके लिए वो जो सियासी पैंतरा आजमा रहे हैं वो बहुतों के लिए अबूझ पहेली बन चुका है। महाराष्ट्र बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि नई सरकार 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में शपथ लेगी, लेकिन बहुमत से 85 सीटें जीतने के बाद भी सीएम के नाम को लेकर पेच फंसा हुआ है और कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सीएम मंजूर करने के नाम पर कभी हां कभी ना में सिर हिला रहे हैं। और इसी बीच एक बार फिर शिंदे ने सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है, ये कहते हुए कि राज्य की जनता उन्हें ही मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बयान दिया कि मैं आम लोगों के लिए काम करता हूं, मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं, मेरे नेतृत्व में सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा गया और इसी वजह से लोग मानते हैं कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जनता चाहती है कि मैं ही सीएम रहूं, ये एकनाथ शिंदे ने बताया है। तो फिलहाल शिंदे बीमार भी हैं, वो सतारा से ठाणे तो पहुंच चुके हैं, लेकिन मुंबई में अपने आधिकारिक सीएम आवास वर्षा नहीं पहुंचे हैं और इस वजह से ना ही सहयोगियों के साथ कोई मीटिंग कर पाए। लेकिन लगातार महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर मुंबई से दिल्ली तक हलचल मची हुई है। इससे जुड़े आज के 5 बड़े अपडेट्स भी देखिए। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि बीजेपी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बना दिया है। दोनों नेता मंगलवार को मुंबई पहुंचेंगे और विधायकों की मौजूदगी में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। दूसरा अपडेट है कि 5 दिसंबर को आजाद मैदान में शपथ ग्रहण को लेकर बीजेपी की पूरी तैयारी है। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शपथ की तैयारियों का जायजा भी ले लिया। एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर सीएम पद को लेकर अपनी इसी बीच दावेदारी भी पेश कर दी है। शिंदे की हां ना के बीच अजित पवार को आज दिल्ली बुलाया गया। अमित शाह के साथ मीटिंग होनी है। पवार के साथ शिंदे भी, देवेंद्र फडणवीस भी होंगे। मंत्रियों की फाइनल लिस्ट पर अमित शाह से चर्चा इसमें हो सकती है। इस बीच पर्यवेक्षक बनाए गए विजय रूपाणी ने क्या कहा, यह भी अहम है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने महाराष्ट्र में नए नेता चुनने के लिए पार्टी की ओर से मुझे और निर्मला सीताराम जी को जिम्मेवारी दी गई है। हम दोनों महाराष्ट्र जाएंगे, संसदीय दल की बैठक में उपस्थित रहेंगे और सर्वानुमत पर, सर्वसम्मति पर वहाँ के नेता को हम हाईकमान को बताकर उसको घोषित करेंगे। लेकिन इस सब के बीच खबरों में अगर बने हुए हैं कोई तो वो शिंदे ही हैं। दिल्ली तक शिंदे की बीमारी की खबर के बीच नाराजगी की भी खूब चर्चा हो रही है और नाराजगी की वजह है बीजेपी ने इसे भी साफ कर दिया है। इस बार सीएम तो बीजेपी का ही बनेगा। देवेंद्र फडणवीस रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक शिंदे चाहते हैं कि अगर वो सीएम न बने तो कम से कम गृह विभाग उनके पास रहे और बीजेपी शिवसेना के बीच अब जो भी तनातनी है उसके पीछे गृह विभाग ही है। सवाल है कि क्या इसी वजह से अब तक शिंदे की तबीयत खराब है और अब भी राज्य में कार्यवाहक सरकार है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने 2019 में भी जब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार बन रही थी तब भी गृह मंत्रालय के लिए जोर लगाया था, लेकिन तब तय फॉर्मूले के तहत सीएम की कुर्सी अविभाजित शिवसेना और गृह मंत्रालय एनसीपी के हिस्से में गया था और तभी से राज्य के पुलिस बल पर कंट्रोल रखने की शिंदे की ख्वाहिशें अधूरी हैं, क्योंकि जून 2022 में भी महायुति की सरकार बनने के बाद बीजेपी ने शिंदे को सीएम पद देकर गृह मंत्रालय अपने पास रख लिया था। बतौर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास यह विभाग था, तो गृह विभाग के अलावा भी शिंदे की नजर कई मलाईदार मंत्री पर भी और विभाग पर भी है।
इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग, राजस्व विभाग, उद्योग विभाग, एमएसआरडीसी विभाग, ये वो तमाम विभाग हैं जो शिंदे अपने पाले में चाहते हैं। तो महाराष्ट्र में हो या कोई भी सरकार, गृह विभाग रखने वाले कैबिनेट मिनिस्टर को ओहदा सरकार में दूसरे नंबर का माना जाता है। अगर शिवसेना को गृह विभाग मिलता है तो जाहिर तौर पर पुलिस विभाग पर पूरा कंट्रोल शिवसेना का रहेगा। हालांकि मुख्यमंत्री कुछ फैसलों में वीटो का अधिकार रख सकते हैं और होता है उनके पास। सूत्रों की माने तो बीजेपी भी किसी सूरत में गृह विभाग छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि गृह विभाग के पास पुलिस के पावर का पूरा कंट्रोल होता है। पुलिस मतलब कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी सरकार की छवि से जुड़ा होता है और ज्यादातर सरकारों में यही चलन है कि जो पार्टी सरकार की अगवा होती है, जिसके चेहरे पर सरकार चलती है, गृह विभाग भी उसी के पास होता है। जैसे कि एक बार आप बिहार का उदाहरण ले सकते हैं, सहयोगी कोई आए कोई जाए, नीतीश कुमार ने कभी भी गृह विभाग नहीं छोड़ा। आज भी बिहार का गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश के पास ही है, लेकिन शिंदे यहां भी अपनी दलील से बीजेपी को फंसा रहे हैं। कह रहे हैं कि 2022 से चल रही महायुति की सरकार में तो गृह विभाग डिप्टी सीएम फडणवीस के पास था, तो इस बार भी डिप्टी सीएम के पास ही होना चाहिए। और 28 नवंबर में शाह के साथ बैठक में भी इसका हल इसी वजह से नहीं निकल पाया था। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि बीजेपी गृह मंत्री का पद कभी हाथ से नहीं जाने देगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी गृह, राजस्व, उच्च शिक्षा, कानून, ऊर्जा, ग्रामीण विकास अपने पास रखना चाहती है और शिवसेना को हेल्थ, शहरी विकास, पीडब्ल्यूडी, उद्योग जैसे विभाग ऑफर कर रही है। लेकिन शिंदे की शिवसेना टाल मटोल के जरिए मोल भाव का लगातार पॉलिटिक्स कर रही है। तो आमतौर पर किसी भी चुनाव के बाद सरकार के चेहरे पर मुहर लगती है, यानी पहले सरकार का मुखिया फाइनल होता है और फिर शपथ ग्रहण की तारीख तय होती है। लेकिन महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो थोड़ा अविश्वसनीय है, क्योंकि जो हो रहा है वो सियासी रवायतों से अलग है। अलग कैसे है, इसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझिए। प्रचंड बहुमत के बावजूद सरकार गठन पर 9 दिनों से अनिर्णय के हालात बने हुए हैं। मुख्यमंत्री तय होने से पहले शपथ ग्रहण की तारीख बताने का क्या मतलब है? क्या यह मैसेजिंग है शिंदे के लिए बीजेपी की तरफ से कि अगर वो साथ ना आए तो अकेले बढ़ चलेगी बीजेपी? ना मुख्यमंत्री के चेहरे का चुनाव, ना विधायक दल के नेता का नाम फाइनल हो पा रहा है। महाजीत के 9 दिनों बाद भी महायुति के नेताओं में बैठक नहीं हो पाई है। बीजेपी प्लस पावर से बन सकती है सरकार, तो फिर क्यों शिंदे की मनुहार हो रही है? यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये 5वां पॉइंट तो बीजेपी को की स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकती है, भविष्य की राजनीति से जुड़ी हुई बात हो सकती है। लेकिन बाकी के 4 पॉइंट्स को समझना मुश्किल है, जो निश्चित तौर पर यह बता रही है कि महायुति में कुछ न कुछ तो क्लेश है और इसी को लेकर विपक्ष भी तीखे बाण चला रहा है। आदित्य ठाकरे ने तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन तक की मांग कर दी है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के 1 सप्ताह से ज्यादा बाद भी महायुति द्वारा मुख्यमंत्री का फैसला न कर पाना और सरकार नहीं बना पाना महाराष्ट्र का अपमान है। तो एक दिन पहले संजय राउत ने भी महायुति की इसी स्थिति पर तीखा प्रहार भी किया था। ये भी सुनिए। ये आश्चर्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है? इतनी बड़ी पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जैसे बलशाली नेता, जो अगर उनका कोई आदेश आता है तो सब मानते हैं, मानना पड़ता है, लोग उनसे डरते भी हैं, फिर भी अभी तक पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो आखिर क्या खिचड़ी पक रही है महाराष्ट्र की सियासत में? अंदर खाने जाहिर है बहुत कुछ चल रहा है। आइए समझते हैं। एनसीपी अजित पवार गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवीन कुमार जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही मुंबई से जुड़ रहे वरिष्ठ पत्रकार सुभाष शिर्के साहब। बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी आपका लाइव टाइम्स पर, और सुभाष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। नवीन जी, क्या चल रहा है? क्या अब बीजेपी ने तो ऐलान कर दिया है, अब तैयारी चल रही है कि अब शपथ ग्रहण समारोह होगा, यहां पर अजित जी के साथ मिलकर सरकार बना लेगी बीजेपी, शिंदे जी रूठे रहे? पहले तो लाइव टाइम्स चैनल को साधुवाद देते हैं, इतना अच्छा गेटअप से आपने शुरुआत की है, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। पहली बार हम पहुंचे हैं डिबेट पर।
अब आइए कि महाराष्ट्र में जो प्रकरण है सरकार बनाने का, तो उसकी कुछ खास प्रक्रियाएं होती है। महायुति गठबंधन प्रचंड बहुमत से आया है, और आप विश्वास कीजिए कि जितनी सफाई से ये गठबंधन चुनाव के मैदान में था, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत ढंग से ये सरकार बनाने और चलाने में माहिर होगी। इतनी पारदर्शिता है हमारे तीनों गठबंधन के सदस्यों में कि आप विश्वास न करेंगे। हमारे अजीत दादा पवार साहब को जैसे ही एनसीपी ने नेता चुनाव, उन्होंने सीनियरिटी के आधार पर जी। एक बड़ा सा मेजर पार्टनर के रूप में बीजेपी को समर्थन कर दिया। शिंदे साहब के शिवसेना ने भी उनको नेता चुना और उन्होंने भी बीजेपी को समर्थन करना स्वीकार कर लिया। अब जो बीजेपी जो बड़ी पार्टी है, जिसका केंद्रीय पर्यवेक्षक जाकर उसके विधायक का नेता चुनने में मदद करेगा, उसके बाद महायुति के लोग बैठेंगे और उस नेता पर मोहर लगाकर दावा प्रस्तुत करेंगे सरकार बनाने को। यह सही है कि 5 तारीख को एक तिथि निश्चित की गई है शपथ ग्रहण के लिए, लेकिन यह भी उतना ही कठोर सत्य है कि जब तक मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं होता है, दावा प्रस्तुत नहीं होता है, तो शपथ ग्रहण की तिथि में कुछ हेर फेर होने की संभावना बनी रहती है। ओके। आपने जोड़ा कि शिंदे साहब शायद रूठे हुए हैं कुछ विभाग को लेकर। इस तरह की कोई बात नहीं है। विभाग का बंटवारा करने का अधिकार, विशेषाधिकार मुख्यमंत्री को है। पहले मुख्यमंत्री का नाम तो उजागर होने दीजिए, फिर महायुति के सारे नवीन जी। जी हाँ, बोला। देखिए सर बहुत ही साफगोई से हम लाइव टाइम्स पर बात करते हैं। हम इसलिए यहाँ बहस नहीं रखते कि शोर में मुद्दे कहीं दब जाएं, और साफगोई से मैं पूछ रहा हूं, आपने जो बातें कही राजनीतिक तौर पर, पार्टी नीति के तौर पर, गठबंधन नीति के तौर पर बहुत सही है, लेकिन तस्वीर निकलकर जो आ रही है वो कुछ अलग है। अब शिंदे साहब समर्थन करते हैं मंगलवार को, पिछले मंगलवार को, आज सोमवार 7वें दिन आके वो कहते हैं कि जनता कह रही है कि मैं ही सीएम बना रहा हूं। तो फिर तो बात अलग हो जाती है ना। सिर्फ विभागों की बात नहीं है, सीएम पद की भी बात है। तो इसलिए मैंने सीएम पद पर कहीं टकराहट नहीं है। आप जान रहे हैं। तो फिर इस बयान का क्या मतलब है शिंदे साहब के? वो कह रहे हैं कि जनता उन्हीं को बनाना चाहती है फिर से। ये तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी। आपने और खास के विपक्षी पार्टियों ने एक तरह से ऐसा हवा बना रहा है इस तरह से कि जब हम चुनाव नहीं जीते हैं तो महायुति में ही फूट डाल लें, उनके कार्यकर्ताओं में एक भ्रम पैदा कर दें कि आपस में इन लोगों की पट नहीं है, लेट होने का वजह बता रहे हैं। अरे इस तरह की कोई बात नहीं है भाई। बहुत पारदर्शी ढंग से हम लोग चल रहे हैं, बहुत ठोक बजा कर चल रहे हैं। विभाग किनको मिलना है वह मुख्यमंत्री को पहले तय हो जाने दीजिए, वो सारा चीज क्लियर है। ठीक है, आप बने हुए हैं हमारे साथ नवीन जी। सुभाष सिरके साहब महाराष्ट्र के बड़े पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, आपकी राय मैं इस पर समझना चाहता हूं क्योंकि सभी लोग इसको समझना चाहते हैं और इसलिए नवीन जी को हमने बुलाया और आपको बुलाया है। आप क्या समझ पा रहे हैं? शिंदे साहब नहीं रूठे हैं, सब ठीक है, एक बहुत अच्छी सरकार बनाने के लिए जो कवायद होनी चाहिए वो दरअसल चल रही है। नवीन जी की ये बातें आप समझ पा रहे हैं? एकनाथ शिंदे ये रूठे हुए हैं और वो बीमार भी हैं, और उन्होंने आज भी उनके सारे जो प्रोग्राम थे, सारे मीटिंग्स थी, वो कैंसिल की। और इसके लिए उनको कितना ये पारदर्शी है एकनाथ शिंदे, इनकी बीमारी, इसको देखने के लिए गिरीश महाजन जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और देवेंद्र फडणवीस इनके नजदीकी नेता है, वो थाने अभी पहुंच गए। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो वो थाने में अभी मौजूद है। तो वो पारदर्शी रूप से समझना चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे इनकी बीमारी क्या है। दरअसल ये है कि एकनाथ शिंदे, इन्होंने गृह मंत्रालय के मांग पर वो अड़िग है और उन्होंने कहा है कि हमारे पास ये होना चाहिए, क्योंकि उनको एक आशंका लग रही है कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ न दे, उनका जो कद है वो कम न कर दे। दूसरा, उन्होंने जो ये अड़िग वो रह रहे हैं, इसके पीछे कारण भी ये है कि एकनाथ शिंदे थाने डिस्ट्रिक्ट में अपनी धौंस जमा कर बैठे हुए हैं। यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कम से कम 6 हैं, 6 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पे आते हैं, और महाराष्ट्र में कुल 29 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में से 6 कॉर्पोरेशन थाने डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, जहाँ पे
एकनाथ शिंदे इनका प्रभाव माना जाता है। तो ऐसे में बीजेपी शिंदे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, उसके बाद तुरंत महानगर पालिका के चुनाव होने हैं और जिला पंचायत के चुनाव होने। तो शिंदे अपने हाथ में कुछ पत्ते रखे हुए हैं और यही कारण है कि वो शिंदे ज्यादातर बार्गेनिंग करने की सिचुएशन में अभी है। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता अभी कह रहे हैं कि 4 दिसंबर को सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक होगी और उसमें ये जो नेता जो आएंगे, विजय रूपाणी और निर्मला सीतारामन, ये सारे जो विधायक है उनसे बात करेंगे, उसके बाद नेता चुन लिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि 25 तारीख को ये चीजें करनी चाहिए थी, जब विधानसभा का जो परिणाम सामने आया, तब 7 दिन क्यों लगे? इसके बारे में कोई जवाब पारदर्शी रूप से नहीं दे रहा है। और अजीत पवार को जो बुलाया गया है उसके पीछे एक दबाव की राजनीति भी है बीजेपी की। एक मैसेज देने की बात है एकनाथ शिंदे इनको कि अगर आप ज्यादा रूठे रहेंगे तो हम अजीत पवार को साथ में लेके सत्ता स्थापित करेंगे। अजय जी, ये इस सवाल के पास मैं आना चाहता था, इस सवाल के साथ आपके पास नवीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नवीन जी, देखिए, जो कुछ चल रहा है, आप जो भी कहेंगे बतौर पार्टी के प्रवक्ता, जनता भी आजकल बड़ी नजर रखती है और सारी खबरें छन छन कर आती रहती हैं जनता के पास, तो बहुत बातें वो भी समझती रहती है। इसलिए हम लोग साफगोई से बात करें तो कन्विंसिंग होंगे हम लोग ज्यादा। अब अजीत पवार साहब को दिल्ली अलग से बुलाया जा रहा है, शिंदे साहब रूठे बैठे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि सीएम हमें ही बनाने के लिए लोग कह रहे हैं, बने रहने के लिए। तो इस सब के बीच में संदेश तो ये जा रहा है ना कि अब शिंदे साहब आए ना आए, बीजेपी एनसीपी अजित गुट सरकार बनाने जा रही है। तय करें अब शिंदे साहब क्या करना है उनको। नहीं, ये सारी संभावनाएं तो अजीब ढंग से उभर रही है, उभारी जा रही है। मेरा कहना है कि अजीत पवार जैसे राजनीतिज्ञ हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हैं, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि अगर उन्होंने समर्थन दिया तो फिर पीछे हटने की बात उनमें नहीं होती है। उन्होंने अगर कह दिया कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, हम समर्थन करेंगे, तो फिर इसमें दुराव की बात नहीं आती है। और रही बार्गेनिंग की क्या जरूरत है भाई? कौन किससे बार्गेनिंग कर पाएगा? तीनों गठबंधन एकजुट होकर प्री पोल अलायंस में है, इसलिए ये कंपल्सन है, संवैधानिक जरूरत है और जनता की मांग है। लेकिन नवीन जी, एकजुट होकर सरकार बनाएं। नवीन जी, चुनाव के नतीजे आते ही महाराष्ट्र में पोस्टर लग गए थे अजीत जी के सीएम के तौर पर बनने की। खुद अजीत जी ने ट्वीट कर दिया था कि महाराष्ट्र अब गुलाबी रंग में रंग चुका है। नहीं, देखिए, ये तो आप कार्यकर्ताओं के भावनाओं को आप आहत नहीं कर सकते हैं। हर कार्यकर्ता अपने नेता को ऊंचाई पर देखना चाहता है। रही हमारे अजीत पवार साहब के बारे में, तो एक बार मैं कह दूं, जो डिजर्व करता है वो डिजायर पालता है। हमारे नेता वो डिजर्व करते हैं जिसके बारे में आप इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। हम गठबंधन धर्म को निभा रहे हैं और गठबंधन के तहत हमने बीजेपी को समर्थन करना स्वीकार किया है। तो ठीक है, इसमें जो लाख टके का सवाल है नवीन जी, सबके मन में है कि अगर शिंदे जी से मामला जब तक तय नहीं होता है, अब तो सरकार गठन का दिन तय हो चुका, जगह भी तय हो गई है, अगर तब तक शिंदे साहब बीमार ही रह जाते हैं, अस्वस्थ ही रह जाते हैं, ईश्वर करें जल्दी से वो स्वस्थ होकर बाहर आए मानसिक और शारीरिक रूप से, तो क्या फिर सरकार का गठन हो जाएगा बीजेपी प्लस एनसीपी अजित गुट? नहीं, देखिए, आप जो बोल रहे हैं शिंदे साहब के बारे में, वो तो जवाब वो खुद देंगे या उनके पार्टी के प्रवक्ता देंगे। मैं एनसीपी के संदर्भ में कह रहा हूं कि हम कोई बार्गेनिंग स्टेज में भी नहीं है और ना हम चाहते हैं। समर्थन हम कल भी दिए हैं, आज भी देंगे और आगे भी देंगे। ये 5 साल सरकार गठबंधन की चलेगी और मजबूती से चलेगी। कोई किसी को बार्गेन करने की स्थिति में ना है ना चाहता है। दोनों चीज आप समझने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल समझ गया। आपकी आखिरी पंक्ति में नवीन जी, बंटवारा में भी आप लोगों ने उंगली उठाई थी जी। भाई 288 सीट पर आप 294-96 कैंडिडेट क्यों लड़ा रहे हैं? हम लोग वो रणनीति के तहत वो कार्य कर रहे थे। लोगों ने कहा कि नहीं, आपस में मनमुटाव है, लोग एक दूसरे से टकरा रहे हैं, महायुति टूटने वाली है, बिखरने वाली है, चुनाव के बाद। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, तब तो सत्ता हासिल करने की लड़ाई थी, अब तो सत्ता में बंटवारे की लड़ाई छिड़ गई है ना, ये दोनों में फर्क आ गया है। शिर्के साहब, नवीन जी ने एक बात बड़ी काम की कह दी और यही राजनीति की खासियत होती है और एक अच्छे मंझे हुए राजनेता की, इसलिए राष्ट्रीय प्रवक्ता है नवीन कुमार जी।
उन्होंने कहा कि शिंदे और साहब उनकी पार्टी तय करे कि क्या होगा। मेरे सवाल के जवाब में हम अपनी बात कर रहे हैं। तो क्या वाकई इस रास्ते पर आपको लगता है कि अब बीजेपी बढ़ चली है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं? अब आप तय कीजिए कि आपको क्या करना है। अजय जी, मैंने जैसे आपको बताया कि जो विधानसभा के बाद जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव है वो भी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अगर उनको जीतनी है, जो सबसे बड़ी कॉरपोरेशन है एशिया की और 65,000 करोड़ का उनका टोटल बजट है, तो उसको अगर जीतना है तो वहां पे अजीत पवार की पार्टी की बिल्कुल ताकत नहीं है। वहां पर शिंदे को वहां पे साथ में लेना पड़ेगा, और उद्धव ठाकरे को अगर उनको टक्कर देना है बीजेपी को, तो एकनाथ शिंदे उनके साथ में रहना उनके लिए जरूरी है। इसलिए शिंदे अपनी जो उनकी ताकत है वो खुद जानते हैं, और बीजेपी को उनकी क्या जरूरत है ये भी वो जानते हैं, इसलिए वो अड़िग है, इसलिए वो बार्गेनिंग कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 5 तारीख तक शिंदे तो मान जाएंगे, और उसमें हम देखेंगे कि शिंदे बतौर उप मुख्यमंत्री यहाँ पे शपथ ग्रहण करेंगे। नहीं तो मानेंगे किस तरीके से? क्योंकि साफ साफ नवीन जी कह रहे हैं कि बार्गेन की कंडीशन में कोई है नहीं, और अजीत साहब दिल्ली आ चुके हैं और वहां पर बातचीत आज होगी, और ये लग रहा है कि तय हो जाएगा कि चलिए हम तो सरकार बनाने के लिए दोनों काफी हैं। तो क्या बार्गेनिंग किस कंडीशन पे जाके होगी? कितनी पावर बची है? महाराष्ट्र मुंबई की बात आप कह रहे हैं, नगर पालिका की, लेकिन उसके अलावा क्या है बार्गेनिंग स्ट्रेंथ अब शिंदे साहब के पास बचा हुआ? नहीं, उसमें 2 चीजें हैं कि हमेशा ये होता है कि जो कोalition गवर्नमेंट होता है या कोalition पार्टनर्स होते हैं, उनमें हमेशा ज्यादा मांग की जाती है, और ज्यादा मांग करने के बाद कुछ चीजें हासिल करने की कोशिश हो जाती है। तो ऐसे में गृह मंत्रालय अगर उनको नहीं मिलता तो वो और 2 मलाईदार डिपार्टमेंट जो है वो अपने हाथ में ले लेंगे, और बीजेपी से वो अपने लिए छुड़वा सकते हैं। तो ये चीजें हैं, और जिसके तहत वो अपने ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को मंत्री पद देने की सिचुएशन में रहेंगे। आज की तारीख में बीजेपी उनको सिर्फ 12 मंत्रालय सिर्फ दे रही है, और जहां तक मेरी जानकारी अजीत पवार इनको 10 मंत्रालय दिए जा रहे हैं। ओके नवीन जी, एक आखिरी सवाल आपसे, और बड़ा ही अहम सवाल, उसी पर ये सब कुछ चल रहा है। ये जीत जो हुई है उसमें कितनी भूमिका है शिंदे साहब की? बतौर सीएम वो थे, लाडला है महाराष्ट्र के, वो बार बार ये बात कह रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किए, उसकी वजह से जीत हुई है। तो उनका कितना हक बनता है? जो मांग रहे हैं वो क्या वाजिब नहीं है? नहीं, जीत तो एक कलेक्टिव प्रयास था हम लोगों का। किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में हम कैसे कर सकते हैं? कोई भी नहीं कर सकता है। जनता ने जीत दर्ज कराई, हमारे गठबंधन में विश्वास था उनको। एक नहीं, सरकार के काम में पर भी तो भरोसा जताया ना। नहीं, एक चीज और जान लीजिए, जो नैरेटिव लोकसभा चुनाव के दरमियान जो उठा था नेगेटिविटी, उसको खत्म करके विधानसभा में एक नैरेटिव जो शुरू से चलता आ रहा है पॉजिटिव, वो था भीमराव अंबेडकर साहब का विचारधारा और शिवाजी महाराज की विचारधारा। हम लोगों ने मुस्तैदी से उस विचारधारा पर काम किया और उसमें हम सफल हुए। और उन लोगों के नैरेटिव जो महागाड़ी वाले तैयार कर चुके थे लोकसभा में, उसको ध्वस्त किए। उन्होंने तरह तरह की बातें कर रखी थी, बतौर सीएम और बतौर डिप्टी सीएम ध्वस्त कर दिए। अच्छा नवीन जी, तो बतौर सीएम शिंदे साहब का, बतौर डिप्टी सीएम अजीत साहब का कितना कंट्रीब्यूशन है इस जीत में? मतलब सरकार चल रही थी 2.5 साल से, सरकार के काम पर लोगों ने मोहर लगाई है, तो इन दोनों का तो कंट्रीब्यूशन बड़ा होगा ना? नहीं, हमारे दोनों के ही क्यों, हमारे 3 की बात करें ना। महायुति 3 पार्टियों का एक ऐसा गठबंधन है जो अटूट गठबंधन है, और कलेक्टिव हम लोग निर्णय लिए हैं। समझ लीजिए, आप एक चीज से आप प्रोग्राम को और हाईलाइट कर सकते हैं। समय इतना ही था। हमारी महायुति सरकार ने इतना मुस्तैदी से काम किया कि आज फॉरेन इन्वेस्टर का सबसे ज्यादा हलचल महाराष्ट्र में देख रहे हैं। सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर महाराष्ट्र में आ रहा है। क्यों? हमारी सरकार सक्सेसफुली, कामयाबी ढंग से सरकार और सत्ता को चलाई। चलिए, दूसरी बात, समय माफ कीजिए नवीन जी, आपसे बात करना बहुत ही दिलचस्प है और आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है और जानकारियां भी। हम आपको फिर जोड़ेंगे आगे, क्योंकि ये मामला अभी खत्म हुआ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो क्या आखिरकार नतीजे आएंगे ये देखना होगा, लेकिन ये जो हम बता रहे हैं आपको कि बीजेपी प्लस पवार
तो शिंदे बिन सरकार, ये कम से कम मैसेजिंग के तौर पर तो बीजेपी इस वक्त करती दिखाई ही दे रही है। तो शिंदे साहब कब तक मानेंगे और किस पर मानेंगे, देखना होगा। कुछ ही पलों में देश दुनिया की सभी खबरें लाइव